Hey guys, welcome back to Calibrate Physics. In this video, you all can attempt all objective 2 questions of work power energy from HC Verma. So here are the questions. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 1. A heavy stone is thrown from a cliff of height h in a given direction. The speed with which it hits the ground must depend on the speed of projection, must be larger than the speed of projection, must be independent of the speed of projection, और मे बी स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. सो देखो यहाँ पे टावर के टॉप से एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है. टावर का हाइट h दिया हुआ है एंड डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है. तो टावर के टॉप पे अगर मैं इसका स्पीड u मान लूँ, तो जब ये स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा, इसका जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये हमें फाइंड करना है. और इनिशियल स्पीड के कंपैरिजन में फाइनल स्पीड ज्यादा होगा कम होगा, ये भी हमें फिगर आउट करना है, राइट. सो यहाँ पे अगर मैं ए से बी तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करता हूँ, उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि फाइनल स्पीड जो है वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट. ग्राउंड को अगर जीरो पोटेंशियल लेवल अज्यूम कर ले, सो अपन बोल सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी. ए टू बी के जर्नी में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा होगा, राइट. इसीलिए अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं. So mgh plus half m u square, final potential energy 0 plus half m v square. तो इस इक्वेशन से m कैंसिल हो जाएगा एंड पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो फाइनल स्पीड का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स gh, राइट. दैट मीन्स ये जो फाइनल स्पीड है वो इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, एंड क्योंकि यहाँ पे ये टर्म ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली फाइनल स्पीड जो है वो इनिशियल स्पीड से डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए. सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. द टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. सो ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है, राइट. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा, राइट. Whether it is inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, या फिर internal force, external force, conservative, non-conservative, कैसे भी forces होने दो, this statement will always be true. So option A correct होगा. Option B, only if the forces acting on it are conservative. This is incorrect, क्योंकि non-conservative forces के लिए भी applicable होगा. Option C, only if gravitational force alone acts on it. ये भी गलत है. And option D, only if elastic force acts on it. ये भी गलत होगा, right? So only option A is correct. Question number 3. A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that its velocity is constant, acceleration is constant, kinetic energy is constant, it moves in a circular path. So देखो यहाँ पे जो सिचुएशन डिस्क्राइब किया हुआ है जिसमें फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये सिचुएशन सिर्फ सर्कुलर मोशन में पॉसिबल होगा. दैट मीन्स अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उस केस में फोर्स वेक्टर हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और ये फोर्स वेक्टर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा, राइट. हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा. और यहाँ पे ये जो फोर्स वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिया हुआ है, और हमें पता है सर्कुलर मोशन के नॉलेज से ये जो फोर्स है वो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, मतलब m इनटू v स्क्वायर बाय r. दैट मीन्स अगर ये फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, तो स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए. फोर्स वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिया हुआ है. दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, क्योंकि भले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट उसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है. एंड पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा
वो भी हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर पॉइंट करेगा. मैग्नीट्यूड वाइज ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा मगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट. ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी खाली स्पीड पे डिपेंड करेगा, राइट? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, हाफ mv स्क्वायर, एंड स्पीड कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी को भी अपन कांस्टेंट बोल सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड ऑप्शन डी, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 4. Consider two observers moving with respect to each other at a speed of v along a straight line. They observe a block of mass m moving a distance l on a rough surface. So let's say A and B are two observers moving in this straight line. उनके velocities ground के respect में v1 v2 मान लेते, और उनका आपस में जो relative speed होगा वो constant दिया होगा. Velocity of A with respect to B या फिर velocity of B with respect to A. This is constant. और ये दोनों ऑब्जर्वर्स एक ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे जिसको एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, और इस ब्लॉक को L डिस्टेंस से मूव किया जा रहा है, राइट? ये सवाल में दिया. द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी सेम एज ऑब्जर्व्ड बाय द टू ऑब्जर्वर्स. ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t. सो लेट्स अज्यूम दैट एट एनी टाइम t इस ब्लॉक का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ v0 रहा होगा. सो ऑब्जर्वर्स ए और बी के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में ब्लॉक का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वर्स ए एंड बी दोनों का वेलोसिटी इज डिफरेंट है, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी नीड नॉट बी नेसेसरीली सेम इन बोथ द फ्रेम्स, वो डिफरेंट भी हो सकता है, राइट? सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. दोनों ऑब्जर्वर्स को फ्रिक्शनल फोर्स सेम दिखा होगा. फ्रिक्शनल फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहा होगा वो दोनों ऑब्जर्वर्स ने सेम रिपोर्ट किया होगा, बट दोनों ऑब्जर्वर्स के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा, राइट? सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन बोथ द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मे बी अगेन डिफरेंट. सो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी, टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक. नाउ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज सेम एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, एंड बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मे बी डिफरेंट, सो टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक भी डिफरेंट हो सकता है. सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है. एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यहाँ पे ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा. दैट मीन्स दोनों का ग्राउंड के फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा. दैट मीन्स ब्लॉक पे जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो फोर्सेस दोनों ऑब्जर्वर्स को सेम ही दिख रहे होंगे. एंड क्योंकि ये दोनों ऑब्जर्वर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकते, इन दोनों ने सेम स्यूडो फोर्स ड्रॉ किया होगा. सो ऑल द फोर्सेस विल बी सेम इन बोथ द ऑब्जर्वर्स फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. तो दोनों ऑब्जर्वर्स को फाइनल एक्सेलरेशन भी ब्लॉक का सेम ही मिला होगा, राइट? So option D is correct. The acceleration of the block will be same in both the observers' frames of reference, right? Question number 5. You lift a suitcase from the floor and keep it on a table. The work done by you on the suitcase does not depend on. So देखो यहाँ पे सूटकेस के पूरे जर्नी में सूटकेस के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे. एक तो उसका वेट लग रहा होगा, एंड दूसरा फोर्स जो पर्सन उस पे लगा रहा होगा. एंड टोटल वर्क डन ऑन द सूटकेस, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द पर्सन, दिस शुड बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सूटकेस. एंड इस केस में सूटकेस का जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 होगा. इनिशियल स्पीड भी 0 है और फाइनल स्पीड भी 0 है. ऑल्सो सूटकेस को जब टेबल पे या ग्राउंड पे रखा था उस समय जो नॉर्मल फोर्स है वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होगा, राइट? क्योंकि उस समय जब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा वो मूव ही नहीं कर रहा होगा. सो बस यही दो फोर्सेस वर्क करेंगे और इनका सम 0 के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज डेल्टा के इज 0. नाउ व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी. अगर सूटकेस को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी लिफ्ट कर रहा हूँ, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल ओनली डिपेंड ऑन द हाइट h. लेट्स से सूटकेस का मास m है, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी माइनस mgh, राइट? ये जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कौन से भी पाथ के अलोंग ले जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, सो इतना ही वर्क कर रहा होगा ग्रेविटी. सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, सो दिस विल कम आउट टू बी प्लस mgh. सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द सूटकेस. ऑप्शन ए करेक्ट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. द टाइम टेकन बाय यू इन डूइंग सो,
टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये भी सही है। द वेट ऑफ द सूटकेस, ये गलत है, वेट ऑफ द सूटकेस mg पे डिपेंड कर रहा है। योर वेट, जो पर्सन सूटकेस को लिफ्ट कर रहा है ऑब्वियसली उसके वेट पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, सो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, नो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ ऑप्शन ए द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। सो देखो, अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो हर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का जो भी इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट रहा होगा फोर्स हमेशा उसके भी परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज ये इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ये दोनों ही वेक्टर्स हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होते हैं, राइट, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सो दैट मींस वर्क डन व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, दिस विल बी ऑलवेज जीरो, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है नॉर्मल फोर्स ऑन एनी सरफेस। किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन किसी सरफेस के अलॉन्ग मूव करवा दे तो नॉर्मल फोर्स जो होगा वो हमेशा उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में अपन नॉर्मल फोर्स का भी वर्क डन जीरो ले लेते। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन। सो देखो, ऑप्शन बी हमेशा ट्रू होगा ये जरूरी नहीं, राइट। तो उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते। लेट्स इमेजिन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस जिसमें एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे। दैट मींस हॉरिजॉन्टली दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टली इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो लेट्स से हॉरिजॉन्टली ये कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहा है एंड वर्टिकल पे इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, लेट्स से F5, और इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से इसका कुछ तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन रहा होगा AY। नाउ इफ वी कंसीडर दिस 10 न्यूटन फोर्स, this 10 Newton force is always perpendicular to the acceleration of the particle. So option B का जो situation है वो match हो रहा है, the force is always perpendicular to its acceleration. But इस केस में ये जो 10 Newton force है इसके डायरेक्शन में भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, दैट मीन्स ये 10 न्यूटन फोर्स नॉन जीरो वर्क कर सकता है, राइट। तो इससे प्रूव हो गया दैट ऑप्शन बी इज नॉट ऑलवेज ट्रू, सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे अगर मान लो कोई भी एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन रिजिड है, जैसे कि एक स्पंज होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद स्टेशनरी है मगर जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है अगर वो पॉइंट मूव कर गया तो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन बाय दिस फोर्स बिकम्स नॉन जीरो, एक नॉन जीरो वर्क कर रहा होगा, राइट। जीरो वर्क के लिए जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रिमेन्स फिक्स्ड, तो इस केस में जीरो वर्क होगा, राइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 7. A particle of mass m is attached to a light string of length L, the other end of which is fixed. Initially, the string is kept horizontal and the particle is given an upward velocity of v. The particle is just able to complete the circle. So, particle initially horizontal position पे था, इसको ऊपर की तरफ v velocity दिया, and particle ये circle को just complete कर पा रहा है, right? That means topmost point पे string just slack हो गया होगा उस इंस्टेंट के लिए, एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का एक नॉन जीरो वेलोसिटी रहा होगा कुछ तो, जो कि अंडर रूट ऑफ GL के इक्वल होगा, राइट। ये कैसे आया? टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल के ऊपर खाली mg लग रहा होगा और इसका स्पीड जो v होगा उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/L टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खाली mg प्रोवाइड कर रहा होगा, राइट, बिकॉज टेंशन जस्ट जीरो हो गया होगा। दैट मींस mg इक्वल्स टू mv²/L। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड लेट्स से v2 मान लेते हैं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का जो स्पीड है वो यहाँ से अंडर रूट ऑफ GL के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन ए, द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द पार्टिकल रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। उस इंस्टेंट के लिए स्ट्रिंग स्लैक हो गया होगा, राइट, टेंशन जीरो हो गया होगा। ऑप्शन बी, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज इनकरेक्ट। हाईएस्ट पॉइंट पे उसका एक नॉन जीरो स्पीड रहेगा अंडर रूट ऑफ GL। ऑप्शन सी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल in the initial position was half mv square equals to mgl. So देखो यहाँ पे अगर अपन A से B तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते, सो A को ही जीरो पोटेंशियल लेवल मान लो,
पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, हाफ mv स्क्वायर जो कि mgl के इक्वल दिया हुआ है ऑप्शन सी में, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी विच इज mgl। तो ये कंडीशन इंपोज करने पर काइनेटिक एनर्जी एट बी जीरो के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज इनडायरेक्टली इंप्लाइंग दैट पॉइंट बी पे स्पीड जीरो हो जाएगा, बट दिस इज इनकरेक्ट, राइट। पॉइंट बी पे तो स्पीड नॉन जीरो होगा अंडर रूट जी एल के इक्वल, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, द पार्टिकल अगेन पासिस टू द इनिशियल पोजीशन। तो देखो जैसे ही वो टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा उसके बाद तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा एंड इसका ये सर्कुलर मोशन कंटिन्यूसली चलते जाएगा, राइट। दैट मीन्स वो अपने इनिशियल पोजीशन को भी क्रॉस करते जाएगा बार बार, सो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल continuously increases with time, then the resultant force on the particle must be parallel to the velocity. The resultant force on the particle must be at an angle less than 90 degrees. Height must continuously decrease. Magnitude of linear momentum is increasing. So देखो यहाँ पे work energy theorem से अपन बोल सकते हैं that work done by all the forces is change in kinetic energy. That means final kinetic energy minus some initial kinetic energy. तो इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूँ, the rate of work done by all the forces will be equals to the rate of change in kinetic energy. Initial kinetic energy तो constant ही होगा and final kinetic energy का जो d by dt होगा उसी को अपन rate of change of kinetic energy बोल सकते हैं, right? And rate of change of work done इसी को अपन power बोलते हैं। That means power is rate of change of kinetic energy and power का फॉर्मूला होता है force dot velocity, right? दैट मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स फोर्स डॉट वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव, राइट। दैट मीन्स फोर्स और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो हमेशा एक्यूट होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्रीज। सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, एंगल जीरो होना कंपल्सरी नहीं है, एंगल शुड बी लेस देन 90, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, इट्स हाइट अबव द ग्राउंड लेवल मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज। ये ऑप्शन भी कंपल्सरीली ट्रू नहीं है, हाइट तो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, बस नेट फोर्स और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट होना चाहिए। ऑप्शन डी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। सो देखो अगर काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है मतलब स्पीड भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा, एंड अगर स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा, राइट। सो ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, one end of a light spring of spring constant K is fixed to a wall and the other end is tied to a block placed on a smooth horizontal surface. In a displacement, the work done by the spring is half kx square. तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू के इंटू इनिशियल एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन का स्क्वायर माइनस फाइनल एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन का स्क्वायर, राइट। सो ये स्प्रिंग एक ब्लॉक से कनेक्टेड है और एक एंड फिक्स्ड है, सो दैट मींस वर्क डन बाय द स्प्रिंग पॉजिटिव कब होगा, जब फाइनल एक्सटेंशन या कंप्रेशन इनिशियल एक्सटेंशन कंप्रेशन से कम, राइट। सो लेट्स सी कौन से ऑप्शंस मैच हो रहे। द स्प्रिंग वाज इनिशियली कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ x, तो यहाँ पे इनिशियल कंप्रेशन x होगा, xi की वैल्यू x होगी एंड वाज फाइनली इन इट्स नेचुरल लेंथ, मतलब यहाँ पे xf जीरो हो जाएगा। सो ऑप्शन ए में वर्क डन बाय द स्प्रिंग पॉजिटिव हाफ के x स्क्वायर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, इट वाज इनिशियली स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ x एंड फाइनली वाज इन द नेचुरल लेंथ, सो ऑप्शन बी से भी सेम ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी, इट वाज इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ एंड फाइनली इन अ कॉम्प्रेस्ड पोजीशन, तो इस सिचुएशन में वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, राइट। इनिशियली नेचुरल लेंथ मतलब xi जीरो एंड xf नॉन जीरो, तो फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाएगा। एंड सिमिलरली ऑप्शन डी, इट वाज इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ एंड फाइनली इन अ स्ट्रेच्ड पोजीशन, सो ऑप्शन डी से भी वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, राइट। सो ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, a block of mass m is hanging over a smooth and light pulley through a light string. The other end of the string is pulled by a constant force of F. So let's say this is the pulley. इसके एक साइड पे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है
एंड दूसरे साइड पे एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो F के इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के किसी भी फ्री एंड को अगर अपन किसी फोर्स से खींचते और अगर वो स्ट्रिंग लाइट है, मासलेस है, तो पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो उसी फोर्स के इक्वल होता है, राइट। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेस बाय 20 जूल्स इन 1 सेकेंड। ब्लॉक का डेल्टा के ही दिया हुआ है, इंक्रीमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 20 joules in 1 second. So the tension in the string हमें find करना है, टेंशन तो F की इक्वल होगा, so ऑप्शन A इनकरेक्ट है, ऑप्शन B करेक्ट है, राइट। ऑप्शन C, the work done by the tension on the block is 20 joules in the above 1 second. So देखो इस 1 second में अगर अपन ब्लॉक के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते, so we can say that work done by all the forces on the block will be equals to 20 joules, right? ये सब कुछ 1 सेकेंड की बात होगी। एंड यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे वेट लग रहा होगा mg और ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा होगा, दैट मीन्स वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन, ये दोनों वर्क डन मिला के 20 जूल्स के इक्वल होंगे, राइट। ऑप्शन सी में बोल रहे द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल्स, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा क्योंकि ग्रेविटी और टेंशन दोनों का मिला के 20 जूल्स होना चाहिए। ऑप्शन डी, the work done by the force of gravity is minus 20 joules in the 1 second. So यहाँ पे work done by gravity भी अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, तो work done by gravity को भी minus 20 joules बोलना इनकरेक्ट होगा। So only option B is correct. Okay. So guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.